नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। सत्ता में आज राजनीतिक खबरों की बात करते हैं, जिसमें हम न्यूज मित्रों के लिए एग्जिट पोल की रैपिड कुंजी लेकर आए हैं। इस कुंजी में हम आपको 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजे बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां एग्जिट पोल के नतीजों में बदलाव होता दिखाई दे रहा है। हमारे एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को 106 से 116 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिलने का अनुमान इसमें है, जबकि निर्दलीय और अन्य को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 43.3%, कांग्रेस को 45.6% और अन्य को 11.9% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और अब राजस्थान की बात करें तो बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य को 5 से 15 सीटें मिल सकती हैं। जबकि वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 41.8%, कांग्रेस को 39.9% और अन्य को 18.3% वोट मिलते दिख रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। बीजेपी को 35 से 45 सीटें, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें, अन्य को 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 43.8%, कांग्रेस को 45% वोट मिल रहे हैं, जबकि अन्य को 11.2% वोट मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये वोट प्रतिशत है छत्तीसगढ़ का, जहां आप देख सकते हैं बीजेपी को 43.8, कांग्रेस को 45% और अदर्स को 11.2% वोट मिल रहे हैं। लेकिन तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस को 49 से 59, बीआरएस को 48 से 58, बीजेपी को 5 से 10 और एआईएमआईएम को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है पोलस्ट्रैट के एग्जिट पोल में। और हम बता दें, ये फर्स्ट कट है, अभी फाइनल कट नहीं आया है इसका। फाइनल कट जब आएगा तब एग्जैक्ट पता चल पाएगा। बिल्कुल, वोट शेयर देख लीजिए। अब 15% वोट बीजेपी प्लस को मिल सकते हैं, 41.4% वोट तेलंगाना में कांग्रेस को मिल सकते हैं, बीआरएस को इससे थोड़े से ज्यादा 42% वोट मिल सकते हैं, जबकि एआईएमआईएम जो कि 8 से 9 सीटों पर ही लड़ रही है उसको 1.6% वोट मिल सकते हैं। तो बड़ी खबर जो एग्जिट पोल से निकलकर सामने आ रही है, उसमें मध्य प्रदेश में बदलाव है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पोल स्टेट का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है मध्य प्रदेश में 116 सीटें आने पर सरकार बनेगी और कांग्रेस को जो औसत है वो 116 सीटों का ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी को जो उसका औसत है वो 111 सीटों का नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ये मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल जो हम आपको बता रहे हैं, कुल 230 सीटों का, जहां पर बदलाव होता दिख रहा है और बीजेपी के ऊपर कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लगातार स्टूडियो में प्रभु चावला वरिष्ठ पत्रकार, राजेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार, पॉल स्टेट से शिव हमारे साथ हैं। प्रभु जी, बीजेपी ने इस बार एक बड़ा प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश में बड़े राष्ट्रीय नेताओं की फौज उतारी। वहां पर 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, 1 जनरल सेक्रेटरी, उसके बावजूद ये प्रदर्शन, मतलब ये प्रयोग कामयाब नहीं हुआ। मैं कहूँगा कि उनके ना जाने से शायद रिजल्ट जो दिखा रहे हैं वो नहीं आता। वो जाकर के मैंने भी उनको मिला था, जाकर के होटल में देखा था उनको। उनका काम ये नहीं था कि प्रचार ज़्यादा करना, उनका काम ये था कि वर्कर्स जो नाराज़ थे उनके घर में जाना, सीनियर लीडर को इकट्ठा रखना, स्ट्रेटजी बनाना, सेंटर के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना। तो कोऑर्डिनेशन काम का ज़्यादा था। काफ़ी मंत्री जो हैं फील्ड के अंदर कम थे, कमरों में अपने बैठ कर के प्रयोग ज़्यादा कर रहे थे। ये बात सच, अगर वो नहीं जाते तो ये रिजल्ट नहीं आता। मोदी जी ने इस बार देखा, पद यात्रा अपनी निकाली नहीं, रोड शो ज़्यादा किए नहीं, ज़्यादा रैलीज भी नहीं की। तो उनका ये था कि जो लोकल लोग हैं केंद्रीय नेताओं के साथ मिलकर के वहाँ पर चुनाव लड़े, तो उसकी वजह से ही मेरे को लगता है कि आज वो सत्ता के लगभग करीब हैं। ठीक राजेश जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर खबरें कांग्रेस को लेकर के भी बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी हो रही थी, कांग्रेस के अंदर कुछ खींचतान चल रही थी, मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही थी, और अगर ये तस्वीर वाकई उस स्थिति में हकीकत में दिखती है तो फिर कांग्रेस के लिए मुश्किल भी हो सकती है जो एग्जैक्ट रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, कांग्रेस की राजनीति शुरुआत से उनके भीतर का जो कैंप है उसमें लड़ाई झगड़े चलते रहे। कांग्रेस को इसके लिए जाना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो शुरुआती दौर में असमंजस की स्थिति रही नेतृत्व को लेकर के, उसका कुछ असर जरूर पड़ा होगा। इससे ये नहीं कहा जा सकता है
आप मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं और आखिर में जब मुख्यमंत्री जो हैं मौजूदा वो कह रहे हैं कि भाई याद आएगा और मैं चला जाऊंगा, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए नहीं या नहीं लड़ना चाहिए, इससे वोटर में जो मैसेज जाता है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। शायद ये थोड़ा सा एक कमज़ोरी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में रही। तेलंगाना की बात अगर आप अभी करें, अगर तेलंगाना पे आप बात करें, तेलंगाना में जो कांग्रेस ने जो लड़ाई लड़ी है वो चमत्कारिक है, इसको मानना चाहिए। कर्नाटक से उनको बूस्ट मिला है, ये भी सही बात है, लेकिन जिस बात का जिक्र नहीं हो रहा है, राहुल गांधी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उससे कांग्रेस के रैंक एंड फाइल को एक बड़ी मजबूती मिली है। उनको हौसला लगा है कि हाँ, कुछ न कुछ तो हमारा मुस्तकबिल, हमारा भविष्य बन सकता है। इसका असर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में क्या कुछ कोशिश नहीं की, यानी समझिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन उन्होंने किस शिद्दत के साथ लड़ा, 48 सीटें जीती, 2 सीटें उसके बाद बीआरएस से जो उपचुनाव हुआ था उसमें छीन ली भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो बाद में गुब्बारा कुछ फुस होता दिख गया। फिर भी इसके साथ भी ये कहने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी बढ़त वहाँ ली है वो उसका एडवांटेज है। टी राजा जैसे नेता वहाँ पर हैदराबाद में हैं जो पोलराइजेशन के मास्टर हैं, उनको अगर 1 से अगर 6 सीटें मिल रही तो उनका एक फुट होल्ड मिल रहा है। उनको चुनाव के ठीक पहले उनका निलंबन वापस करके पार्टी में लाया गया। टी राजा, हाँ, पहले उनको एक्सपल्शन हो गया था, लेकिन चुनाव से कुछ ही पहले उनको वापस पार्टी में लाया गया। सीधा सीधा मैसेज दिया गया कि हम इस तरह की राजनीति को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर, एक नंबर अभी भी और आया है। दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट बड़ी अच्छी रही है, 7.6%, जबकि पिछली तिमाही में पिछले साल के मुकाबले ये काफी कम थी। अलका जी, तो भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की दूसरी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ रेट आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या इन नंबर्स में इंडिया के लिए भी कुछ दिखता है? क्या इंडिया के लिए कोई टेक अवे है जिस गठबंधन को आप लेकर चल रहे हैं 2024 के लिए? देखिए, जीडीपी के आंकड़ों में अगर आप जमीन पर ले जाएंगे इन आंकड़ों को और पूछेंगे हर महिला से, बेरोजगार युवा से, किसान से कि उसे इन जीडीपी के विकास के साथ अपना विकास दिख रहा है, वो सभी कहेंगे कि नहीं, वो विकास जो आंकड़ों में उन तक नहीं पहुंच रहा है। एमएसपी पे कानून आए, किसान की आय दुगनी होनी थी, उन्हें राहत मिलनी थी, 2 करोड़ नौकरी हर साल आनी थी, है ना। अभी क्या 10 लाख नौकरियां देने की बात है, 20-20 हजार। मैं तो इंडिया के लिए पूछ रहा हूं, विपक्षी दलों के गठबंधन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने विपक्षी दलों के गठबंधन की जो एक्टिविटीज थी बिल्कुल कम हो गई थी। लग रहा था कांग्रेस वेट कर रही है 5 राज्यों के रिजल्ट आ जाए, उसके बाद उस नतीजों के हिसाब से देखेंगे। तो वो मैं पूछ रहा हूं, कोई टेक अवे है इन नंबर्स में? नहीं, मुझे किस में टेक अवे? इंडिया के लिए इन नतीजों में कुछ दिखता है आपको, इंडिया विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विपक्षी दलों की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस इंडिया अलायंस का एक महत्वपूर्ण घटक है, और ये राज्य वो थे जहां पर भाजपा कांग्रेस सीधे टक्कर में थी। इंडिया अलायंस का कोई भी सदस्य इन राज्यों में ना सत्ता में था ना विपक्ष से, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम होनी होती, वो नहीं हुई। और हम मजबूती से लड़ रहे हैं इस बात को लेकर। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के चुनावी राजनीति के 50 साल पूरे होने पर एक बुक रिलीज में भी सभी इंडिया अलायंस के दल, डीएमके कहे, लेफ्ट कहे, आपका बिहार की दोनों दलों के नेता थे, और उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की कि कांग्रेस बहुत दम से लड़ी है, जिससे इंडिया अलायंस समूह के घटक दलों को भी। अलका जी, असल में गौरव जो सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं वो सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या इस चुनाव के नतीजे के बाद आप फिर से बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस नजर आएगी? मैं इस सवाल पर आऊंगा आपसे, लेकिन उससे पहले एक बार राजस्थान के नतीजे भी हम एक बार बता देते हैं। पोल स्ट्रेट का जो सर्वे है, जो पोल है, एग्जिट पोल, वो क्या बता रहा है? राजस्थान में भी बदलाव है। एग्जिट पोल बता रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। राजस्थान में 101 सीट आने पर सरकार बनती है, और बीजेपी को जो औसत है मिला है वो 105 सीट का मिला है। कांग्रेस को औसत उसका रहा है 95 सीट का। बिल्कुल। तो देखिए, राजस्थान में 101 सीट आने पर सरकार बनती है, और बीजेपी को हमारे पोल स्ट्रेट के सर्वे में 105 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को औसतन 95 सीट मिलती दिख रही हैं। और ये आपके सामने वो पोल स्ट्रेट का सर्वे जो बताता है कि बीजेपी को 100 से 110, कांग्रेस को 90 से 100, अदर्स को 5 से 15 सीटें मिल सकती हैं, ये एग्जिट पोल का अनुमान कहता है। और एक बार जो वोट प्रतिशत है वो भी बता देते हैं। बीजेपी को 41.8%, कांग्रेस को 39.9%, और अन्य को 18.3% वोट ये पोल स्टेट का एग्जिट पोल बता रहा है। बिल्कुल। तो ये है आपके सामने राजस्थान का पोल स्ट्रेट का सर्वे, लेकिन राजस्थान में रिवाज नहीं बदला है, ये पोल स्ट्रेट का सर्वे कह रहा है। 30 सालों के बावजूद एक बार फिर से सरकार बदली है।
डिस्पाइट इट, प्रभु सर, डिस्पाइट इट कहा जा रहा था आखिरी के 8-9 महीनों में अशोक गहलोत ने काफी मेहनत की और वो चैलेंज इन नंबर्स में भी दिखता है, जो परफॉर्मेंस दिख रही है कांग्रेस की इन नंबर्स में। अभी भी अगर ओपिनियन पोल देखा जाए या एग्जिट पोल के माध्यम से कौन पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है तो सबसे पहला नाम अशोक जी का आता है, उसके बाद दूसरा कोई नाम आता है। अशोक जी ने बहुत मेहनत की है, बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जोड़ तोड़ की नीति भी जानते हैं, सबको साथ साथ लेकर के चलते हैं। परंतु जो आपने शुरू में बात की कि 105 और 110 एवरेज निकाली है, उसमें आपने इंडिपेंडेंट का शायद देखा नहीं है रोल कि 10 और 5 और 10 के बीच में, मतलब ये आप दिखा रहे हैं मिल सकते 5 और 15 के बीच में, यानी कि 10 उनको भी मिल सकती हैं। अगर 10 सीटें निकाल दीजिए तो 190। पिछली बार भी यही हुआ था कि इंडिपेंडेंस का रोल बढ़ जाता है। इस तरह की कांटे के चक्कर के अंदर 105 अगर बीजेपी के एवरेज निकाल रहे हैं तब 200 में से निकाल रहे हैं आप, पर 200 में से अगर 10 निकाल देंगे तो 190 बचती हैं। तो मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत वो जो कलाकार कर सकते हैं, अगर उनको 5 सीटों की जरूरत पड़ी तो अशोक गहलोत इस माहिर हैं कि वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा हैं और बीजेपी का अभी कोई चेहरा वहाँ पर नहीं हो सकता जो जोड़ के सबको हिला करके इकट्ठा करे। कि वसुंधरा जी को उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, तो मेरे को लगता है जब पर्सनैलिटी क्लैशेज आएंगे तो उसमें अशोक गहलोत अभी सबके ऊपर भारी हैं। चुनाव में वो एग्जिट पोल के मुकाबले में ऐसा लगता है वो अभी पीछे रह गए हैं, परंतु वहाँ जोड़ तोड़ की अगर बात आएगी तो अशोक गहलोत को पटकाना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि फिर उसमें नतीजे कुछ पलट सकते हैं अगर जोड़ तोड़ की स्थिति बनती है तो? वही कह रहा हूँ ना, 190 अभी आप कह रहे ना 110 में से आप 10 निकाल दीजिए इंडिपेंडेंस को, तो 190 में से कितनी बीजेपी को मिलेंगी? लगभग 100 मिलेंगे उस हिसाब से, और उनको मिलेगी 92-93। तो उसमें से किसकी 100 में से कम आती है, क्या होता है, वो तोड़ तोड़ करने की बात है। हालांकि मर्जर और एक्विजिशन की जो पॉलिसी है उसके अंदर मोदी और शाह के मुकाबले में कोई कंपटीशन नहीं है। वो एक्सपर्ट हैं मर्जर और एक्विजिशन के अंदर, किस तरह पार्टी को तोड़ना, जीत को हार में बदलना और किस तरह से लोगों को तोड़ के लाना, वो एक्सपर्ट हैं। परंतु राजस्थान के अंदर इस तरह की कांटे की टक्कर के अंदर 2024 को लोगों को चुनाव दिखाई देता है कि 2024 के अंदर भी कांग्रेस के एमपी खड़ा होना है। तो 2024 से जोड़ के अगर देखें तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस एक फैक्टर उभर करके आई है नॉर्थ इंडिया में, जो बिल्कुल उनका सफाया होता चला जा रहा था। कांग्रेस वहाँ पर वापस आ गई है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब लड़ाई में नॉर्थ इंडिया में आ गई है बीजेपी के मुकाबले के। अलका जी, मैं यही आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। जी, और मुझे लगता है अलका जी यही आपसे सवाल गौरव उस समय पूछना चाह रहे थे कि अब जिस तरीके से आप अलग अलग राज्यों में अपनी सत्ता में वापस आते दिखाई दे रहे हैं या फिर गेन करते दिख रहे हैं दोबारा से, बड़े भाई की भूमिका में आप इंडिया में होंगे, इंडिया गठबंधन में होंगे, और खासतौर से जो आपने जिक्र किया मल्लिकार्जुन खड़गे की बुक लॉन्च का, उसमें सीताराम येचुरी तो थे लेकिन अखिलेश यादव नहीं थे। नहीं, देखिए वहां पर बैठने पांव रखने की जगह भी नहीं थी। जितने हमारे अतिथि आए थे हमें अपनी कुर्सियां उनके लिए छोड़नी पड़ी। बहुत लोग आए थे, जो राज्यसभा सांसद थे, नेता थे, वो हमारे साथ। आप कह रहे हैं आपके पास अखिलेश यादव के लिए जगह ही नहीं थी? ये बहुत बड़ा मैसेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, 1 मिनट आपको रोकूंगा अलका जी। देखिए, प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ रही हैं, आपको रोकना पड़ेगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूएई के लिए रवाना होते हुए दिख रहे हैं और ये उसकी सीधी तस्वीरें हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त 2 दिनों के दौरे पर यूएई के लिए जा रहे हैं और उनके रवाना होने की तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। ठीक है, बोलिए आप अलका जी, बोलिए आप क्या कह रही हैं? अखिलेश जी के लिए सीट नहीं थी? इंडिया गठबंधन में कितने दल हैं? 26 दल है। आप फिर डीएमके स्टालिन जी का भी मुद्दा उठा दीजिए। 28 हैं कांग्रेस। हाँ, 26 हैं या 28 हैं? मैं कहीं आप गलत नंबर तो नहीं कोट कर रही? 28 जो भी है, पर मैं ये कह रही हूँ ना, आप फिर आप अखिलेश जी को माइनस कर रही हैं क्या? हाँ, फिर आप अखिलेश जी को माइनस कर रही हैं क्या? नहीं, मैं किसी को माइनस नहीं कर रही हूँ, ना किसी को हम लाने वाले हैं ना निकालने वाले हैं। ये हर पार्टी का अपना मत था कि उन्हें एनडीए के मुकाबले इंडिया अलायंस देना है, जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इस तानाशाह सरकार जो ईडी के दम पर सरकारें गिराती बनाती है, उससे लड़ना है। और हम एकजुट हैं, जो भी होना था हुआ, आगे निकल गए हैं। लेकिन आप राजस्थान की फिर बात करेंगे तो मैं कह रही हूँ, हम एक तरफ जब महंगाई मेला लगा रहे थे अशोक गहलोत जी, और उसी तरफ 550 रुपए का एलपीजी सिलेंडर का वसुंधरा जी के हाथ में पोस्टर था, नड्डा जी ने दिया, उन्होंने दिखाने तक से इनकार कर दिया, ये कहते हुए जो हमें पता लगा कि जब गुजरात में 450 आप नहीं दे पा रहे, यहाँ देंगे, इसकी क्या गारंटी है? पोस्टर तक नहीं उन्होंने दिखाया। और मैं आपको फिर कहूँ, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई इन्होंने, और राजस्थान में हमने गिराई नहीं, हमने अपनी सरकार को बचाया। उस बचाने के काम को अशोक जी ने, जो बीएसपी है, जो उस समय उनके 6 के 6 विधायक थे, जिनको था कि ये सरकार गिराने से उन्हें बचाना है, पर बहन जी का रुख था कि नहीं, हमें नहीं साथ देना। लेकिन
लेकिन वो पूरी पार्टी मर्ज करके उसके बाद और गहलोत जी ने सरकार बचाई है। और कहीं ना कहीं वसुंधरा जी का भी यही था। नहीं तो जब आप अखिलेश जी की आप जब बात कर रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने सरकार बचाई है, तो उसी में सचिन पायलट का जिक्र नहीं करते आप। अब बचाई किससे, सवाल यही है गौरव। हाँ। बचाई किससे, बीजेपी से या अपने ही साथ के लोगों से? नहीं देखिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट जी से संपर्क करने की कोशिश भाजपा ने पूरी की, हर ताकत लगा दी। मध्य प्रदेश में वो कामयाब हो गए और सचिन पायलट पार्टी के साथ नाराजगियां थी फिर भी खड़े रहे, उन्होंने वो नहीं किया धोखा पार्टी के साथ, मैंडेट के साथ। नहीं वही सवाल पूछ रहा हूं, क्या अगर सचिन पायलट की नाराजगी को आला कमान पहले दूर कर लेता तो नतीजे क्या बदले हुए होते, आपको लगता है ये? नहीं देखिए, वो राजस्थान के कामों पर होने थे और हमने ये चुनाव राजस्थान सरकार के कामों पर लड़ा है। प्रभु चावला जी जानते हैं 2013 में हमारे पास मात्र 21 सीटें थी, 13 में, और 18 में कितनी होगी, 100 पार कर गए हम लोग। 21 से 100 पार हमने किया है। और अब हमारे काम जो है उसकी चर्चा, राजस्थान के काम, राजस्थान का मॉडल जो है, स्वास्थ्य खासतौर से कहूंगी, बीमा जो 25 लाख से 50 लाख, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मेरा 5 लाख जो है वो सबसे ज्यादा है, देश में किसी का नहीं, हमारे वहां पर 25 लाख का स्वास्थ्य जीवन बीमा उनको जो है इलाज के लिए मिल रहा था। तो ये काम सरकार के मैं काम कहूं, और जो भी कुछ था शीर्ष नेतृत्व ने बैठकर, सचिन जी रात को 2 बजे की मुझे मीटिंग वो याद है, राहुल जी को न्यूयॉर्क के लिए सुबह 2 बजे निकलना था, रात भर मीटिंग हुई, उसके बाद किसी ने किसी के लिए एक शब्द नहीं कहा। एक मिनट में एक छोटा सा सवाल यहां से शिव से ले लूं। शिव, राजस्थान में बीएसपी सहित जो छोटी पार्टियां हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनका पिछले बार का आंकड़ा 27 है, 27 का है। इस बार का आंकड़ा क्या कहता है? अगर इंडिपेंडेंस, अगर यहाँ किसी को अगर ऊपर नीचे रहता है तो इंडिपेंडेंस क्या भूमिका निभा सकते हैं, हम सब जानते हैं। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि बीएसपी में हमेशा सवाल रहा है और पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा सवाल रहा है कि उनकी एक्टिविटी कैसी रही है। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बीएसपी का इतना ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस नहीं दिखा है राजस्थान में। लेकिन ये कहते हुए मैं ये नहीं कह रहा उनका वोट शेयर बहुत कम है, लेकिन हाँ उनके वोट शेयर पे इम्पैक्ट हुआ है। जो वोट शेयर मेरे हिसाब से या हमारे कंपनी के हिसाब से दूसरे पार्टी को जाते हुए दिख रहा है। कुछ स्टेट्स में, चाहे मध्य प्रदेश हो या कहीं, कुछ स्टेट्स में वो कांग्रेस को जा रहा है, कुछ स्टेट्स में बीजेपी को जा रहा है। तो वो वोट जो था इंडिपेंडेंट्स का, तब भी जो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है अपने एरिया में स्ट्रॉन्ग रहेंगे, लेकिन जो ओवरऑल वोट शेयर है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। जहाँ तक की बात बीएसपी की है, उनका वोट शेयर कम होता दिख रहा है। शिव, वैसे भी लग रहा है 3-4 साल में बीएसपी का वोट वैसे भी इधर उधर गया है, बहुत ज्यादा उनका नहीं मिल पा रहा है जी। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कड़ी टक्कर है, कांग्रेस बीजेपी में नजदीकी का मुकाबला है। छत्तीसगढ़ में 46 सीटें आने पर सरकार बनेगी और कांग्रेस को जो सीटों का औसत है वो 45 है, बीजेपी को जो सीटों का औसत आ रहा है वो 40 आ रहा है, यानी 5 सीटों का अंतर आ रहा है। ये अभी तक जो पोलस्टेट के एग्जिट पोल है उसके नतीजे हैं। और सीटों के नंबर्स आपको बता देते हैं कि यहां पर क्या रेंज आई है इस सर्वे में। आप देखिए, बीजेपी को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं। ये छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के नंबर्स कहते हैं। वोट प्रतिशत भी बता देते हैं, बीजेपी को 43.6%, कांग्रेस को 45% और अन्य को 11.2% वोट मिल सकते हैं। राजेश जी, लेकिन जो सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, छत्तीसगढ़ पे आएंगे, लेकिन वैसे तो कहते हैं कि स्टेट इलेक्शन और लोकसभा का कोई मतलब नहीं होता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई तैयारी कांग्रेस से करके रखी है क्या कि मान के चलिए कि पूरा बहुमत? पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। सर, लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन वोटर्स को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी खिचड़ी तक ऐसा नहीं कर पाएंगे? बाकी के राज्यों का तो बहुमत का दावा करके गए हैं भूपेश बघेल, कह रहे हैं पूरी बहुमत है। और शायद उनसे सीट जोड़ तोड़ के बारे में पूछा गया, बीजेपी के बारे में, तो उन्होंने दावा किया कि वो ऐसा यहां नहीं कर पाएंगे। राजेश जी, मुझे लग रहा है आज सबसे ज्यादा राहत की सांस जो है वो भूपेश बघेल ही ले रहे होंगे। लेकिन हम बार बार कहते हैं स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल इलेक्शंस में कोई अंतर होता है, बिल्कुल कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। पर क्या ये चुनाव देश में विपक्ष को एक शेप देंगे, कांग्रेस को एक शेप देंगे?
जाहिर सी बात है, जिस तरह की बढ़त तेलंगाना में कांग्रेस ने हासिल की है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जिस तरह का प्रोजेक्शन आ रहा है, और राजस्थान में भी जो है वो जिस तरह से होल्ड किए हुए है, तो उत्तर भारत में अभी आप ही में से किसी ने कहा था कि उत्तर भारत में कांग्रेस की एक प्रेजेंस, आपने कहा था शायद प्रभु जी ने, कि कांग्रेस एक वापस फाइट में आ रही है, तो इसका तो असर है। लेकिन इसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि जो 2024 का चुनाव है, अब से 1.5 महीने बाद पूरा उत्तर भारत राममय होने वाला है। राम जन्मभूमि का मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, वहाँ पर प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता गांव-गांव जा करके अलख जगाएंगे, जो मोहन भागवत ने कहा है। ये सीन पूरी तरह से पलट भी सकता है, लहर जो है वो राम की अभी बनाने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा, सीएए के बारे में अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट में जाके अभी कहा, बंगाल में कहा कि सीएए को इम्प्लीमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता है। जो कॉमन सिविल कोड है उसके बारे में अभी वो उसकी तो खजाना है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो ये ठीक है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आई, उससे मजबूत हुआ है, लेकिन क्या सीन बदलने वाला है 2024 में, अभी आप ठहरिए। एक बात मैं अपनी बात और कहना चाहता हूँ, आपने जीडीपी की बात कही, जीडीपी थोड़ा बढ़ी होगी, लेकिन इस मुल्क में 5 ट्रिलियन का हमारी हमारी बहुत वो है उम्मीद है, लेकिन 81 करोड़ लोगों को अभी राशन मुफ्त अगले 5 साल तक मिलने वाला है। ये 81 करोड़ भूखे लोग क्यों हैं इस मुल्क में, ये सवाल इस वक्त पूछा जाना जरूरी है। इस पे बात करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए पोल ऑफ पोल्स आ चुका है हमारे पास। पोल ऑफ पोल्स मतलब कई सारे एग्जिट पोल्स का औसत छत्तीसगढ़ का, और ये पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है आपको दिखाते हैं। एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 41 सीट देते हुए कांग्रेस को 46 और अदर्स को 3। CNX 35 सीटें बीजेपी को देते हुए 51, कांग्रेस को 4, अदर्स को। सी वोटर बीजेपी को 41, कांग्रेस को 47 और अदर्स को 2। मैट्रिक्स यहां पर बीजेपी को 39, कांग्रेस को 49 और अदर्स को 2। यानी पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जो आपको पोल स्टैट के सर्वे में TV9 बता रहा है। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी 39 पर सिमटती दिख रही है, कांग्रेस को 48 सीटें मिल रही हैं और अदर्स को 3 सीटें मिल रही हैं। ये पोल ऑफ पोल्स कहता है, और TV9 पर पोल स्ट्रैट के एग्जिट पोल में भी हम आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार बना सकती है। प्रभु चावला जी, जो मैं सवाल पूछ रहा था, जो विपक्ष को शेप में लाने का, ये वाकई शेप में आ पाएगा? क्योंकि कांग्रेस जिस मजबूती के साथ आएगी उसकी बार्गेनिंग पावर भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। अखिलेश यादव नाराज अभी चल रहे हैं, टीएमसी का रुख हमने देख ही लिया, इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी दाएं बाएं जाते हुए नजर आ रहे हैं। शेप बनेगी या बिगड़ेगी? नहीं, आप देखिए, इंडिया की शेप की अगर बात करें, अखिलेश यादव का एग्जाम्पल दे रहे हैं, काफ़ी बिगड़ गए थे वो। अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है, इसका मीनिंग क्या है? इसका बहुत बड़ा लेसन, एक बड़ा मैसेज है राष्ट्र के लिए कि रीजनल पार्टी को कोई हरा सकता है, वो अब कांग्रेस पार्टी है, उभर करके आ रही है। रीजनल पार्टीज़ के लिए एक खतरे की घंटी है, जो बीजेपी के खिलाफ जीतते हैं। अखिलेश बीजेपी के खिलाफ है कभी यूपी के अंदर, वहाँ पर कांग्रेस का एक रिवाइवल हुआ जब इन्होंने एक बात कही थी कि बीएसपी के वोट जो है नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर या राजस्थान के अंदर, क्योंकि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के वोट सारे के सारे कांग्रेस को ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो मेरे को लगता है कि आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बनाती है और मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है और छत्तीसगढ़ में रिटेन करती है, तो कांग्रेस एक खतरा रीजनल पार्टीज के लिए बन जाएगी। रीजनल पार्टीज कांग्रेस को डिक्टेट नहीं कर पाएंगी। एक बड़ा मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी अम्ब्रेला पार्टी बन करके दोबारा से निकल के आएगी कि मुस्लिम उसके पास जा रहा है, महिलाएं उसके पास जा रही हैं, बाकी शेड्यूल कास्ट उसके पास आ जा रहा है, ट्राइबल वोट उसके पास जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है अखिलेश को भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि अगर बीजेपी से लड़ाई करनी है तो कांग्रेस के साथ मिल करके रहना पड़ेगा। अखिलेश नंबर 1 हैं, रहेंगे, एज उनके साथ है, परंतु इंडिया के अंदर कांग्रेस का रोल ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। नीतीश कुमार थोड़े वीक पड़ेंगे इस, अगर तेलंगाना कांग्रेस जीती है और 3/0, यानी मिजोरम का पता नहीं है क्या है, अगर 5 स्टेट्स में कांग्रेस 3-0 है, बीजेपी 1-4 आती है, तो बीजेपी के लिए एक सिग्नल है। इसका 2024 में असर होगा या नहीं होगा? आपकी इसी बात पर अलका लांबा कुछ रिएक्ट करना चाहती है। अलका लांबा, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? बिल्कुल, देखिए, मैं क्षेत्रीय दल जो आज इंडिया अलायंस में, उन्हें ये नहीं कह रही आपको कांग्रेस के साथ अपने भविष्य के लिए रहना होगा, लेकिन उन्हें अपना भविष्य, राज्यों में अपने भविष्य को बचाने के लिए इंडिया अलायंस में रहना होगा। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली सेवा बिल लाकर किस तरीके से चुनी हुई सरकार की शक्तियां छीनी, तो आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस के दलों की तरफ उम्मीद से देखा और सबने जब ये बिल आया उनका साथ दिया।
अब आप केरला के गवर्नर के रोल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां देख रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में स्पीकर और राज्यपाल की भूमिका पर अरे अलका जी, हम यही तो पूछ रहे थे आपसे, वही सवाल आपके सामने एक यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है कि अब क्षेत्रीय पार्टियों को इंडिया के बैनर तले कांग्रेस को अपना लीडर मानना होगा, यही कह रही है ना आप? नहीं, देखिए, मैं नहीं कहती आप नेता माने, लेकिन अपने राज्य में मैं इस बात को मानती हूं कि अगर बंगाल की बात करेंगे तो टीएमसी को नेतृत्व वहां पर करना है। अगर आप बिहार जाएंगे तो नीतीश कुमार जी, लालू जी की पार्टी नेतृत्व करेगी, डीएमके तमिलनाडु में करेगा। हम वहां की बात कर रहे हैं जहां पर सीधा। अलका जी, जहां की आप बात कर रही हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर रही है, अधीर रंजन चौधरी इस बात को मानेंगे जो बात आप कह रही हैं? नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, मैं दिल्ली में शायद आम आदमी पार्टी को नहीं मानती हूँ, मैं आज भी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाती हूँ, पर निर्णय जो इंडिया अलायंस समूह में हमारी पार्टी बैठकर अलका जी, ये बता दीजिए, पंजाब और दिल्ली में कौन करेगा? हाँ, पंजाब और दिल्ली में कौन करेगा? नहीं, शीर्ष नेतृत्व ने हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी कह दिया है, शीर्ष नेतृत्व राज्यों की अपनी इकाइयों के साथ बैठकर पहला फैसला करके सर्वसहमति बनेगी, पंजाब और दिल्ली हो, उसके बाद उन पे निर्णय होंगे, दूसरे राज्यों पे वही लागू होता है। अधीर रंजन जी और अलका बाहर नहीं है पार्टी के फैसले जी, आप दिल्ली से हैं, मुझे लगता है आप दिल्ली को भी हल्के वैसे दाने नहीं देंगी। ठीक है, फिर भी अब तेलंगाना की बात कर लेते हैं, लेकिन तेलंगाना पर जाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर फिर से अपने दर्शकों को देना चाहता हूं कि ये फर्स्ट कट है, दैट मींस ये 3 बजे के वोट जितने पड़े हैं 3 बजे तक, उसके आधार पर निकाला गया एग्जिट पोल है। फाइनल कट आना अभी बाकी है और वो अब हम आपको तेलंगाना के एग्जिट पोल को दिखाना चाहते हैं, जिसमें 3 बजे तक के वोट के हिसाब से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। फाइनल कट आएगा, फिर क्या नंबर आएगा वो भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट कट के हिसाब से पोल स्ट्रैट के इस एग्जिट पोल में कांग्रेस तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी दिख रही है, लेकिन फिर भी हंग असेंबली की ओर तेलंगाना बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी और एआईएमआईएम के हाथ में तेलंगाना की सत्ता की चाबी यानी किंग मेकर वो बनते दिख रहे हैं, जो खुलेआम बीआरएस को समर्थन देते रहे पूरे चुनाव में। और सीट्स की बात कर लेते हैं, कुल सीट 119 हैं और इसमें बीजेपी को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 49 से 59 सीटें मिल सकती हैं, बीआरएस को 48 से 58 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 6 से 8 सीटें मिल सकती हैं। बिल्कुल, और वोट शेयर बताते हैं अब तेलंगाना का आपको। वोट शेयर के हिसाब से बीजेपी को 15% वोट मिल सकते हैं तेलंगाना में, कांग्रेस को 41.4% वोट मिल सकते हैं, बीआरएस को थोड़े ज्यादा 42% वोट मिल सकते हैं और एआईएमआईएम जो बहुत ही कम सीटों पर लड़ी हुई है उसको 1.6% वोट तेलंगाना में मिल सकते हैं। यह आपके सामने वोट परसेंटेज है जो कि बताता है कि तेलंगाना में कांग्रेस को फिनोमिनल यहां पर अचीवमेंट है। शिव, तेलंगाना में अगर पिछले चुनाव की मैं बात करूं 2018 की, क्योंकि उसके बाद तो 2014 में राज्य बना था और फुल फ्लेजेड इलेक्शन भी नहीं हुए थे, तेलंगाना में कांग्रेस के पास 19 सीटें थी, 28.43% वोट था। ये एकदम इतना बढ़ने का पीछे आपके सैंपल में, आपके सर्वे में क्या मुख्य कारण नजर आता है कांग्रेस के लिए? काफ़ी रीजंस हैं। एक जो प्रभु जी ने भी कहा कि जो और हमारे अन्य साथियों ने भी कहा कि भारत जोड़ो का जो कार्डर, उनके रैंक एंड फाइल पे जो असर है कांग्रेस की, और स्पेशली क्योंकि कर्नाटका में अभी उन्हें विक्ट्री मिली है तो वो हाईली मोटिवेटेड है। उसको देखते हुए कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बल्कि ये कुछ महीनों से हम इंटरनली बात कर रहे थे कि कांग्रेस हद से ज़्यादा परफॉर्म करेगी और एक्सपेक्टेड हमें जो हमारे इंटरनली हमें ये आज साबित भी हुआ है, रिजल्ट्स जब हमें आए हैं। कुछ टाइम तक तो ये भी लग रहा था कि कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन बीआरएस ने काफ़ी अच्छा वहाँ पे फाइट दिया है, इवन दो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे। अगर आप नंबर भी देखेंगे तो वहाँ पर जहाँ तक महिला और पुरुष की बात है, इसमें महिला अभी भी बीआरएस को ज़्यादा वोट दे रही हैं, कम से कम 3% का फर्क है। ठीक है, बल्कि मेल में आप देखेंगे तो एकदम बराबर 41 और 41 पे चल रहा है। आप कह रहे हैं महिलाएं बीआरएस को ज्यादा वोट देती थी। कब इस पर प्रभु जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? प्रभु जी। नहीं, मैं ये जो बात बार बार कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं कांग्रेस का कैसे चेंज हुआ है, कि आपके वोटिंग अगर डिटेल में दिखाते हैं काफ़ी पता लगता है कि पैटर्न सारे स्टेट्स में एक है कि नहीं है। कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना, जो पहले शुरू में बात उठा रहा हूँ, वो सारी स्टेट्स के अंदर कास्ट वाइज, कम्युनिटी वाइज क्या पैटर्न एक ही तरफ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, उसका 2024 के ऊपर काफ़ी असर पड़ने वाला है। ठीक प्रभु जी, लेकिन यहाँ एक सवाल और इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। अब इस पूरे रिजल्ट को जब आप देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं,
मुफ्त वाली जो सियासत है वो अब आगे बढ़ेगी या फिर जाति वाली सियासत आपको ज्यादा देखने को मिलेगी? जो 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, कौन सी यात्रा की बात करें? मुफ्त वाली जो राजनीति है, मुफ्त वाली राजनीति, वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी या जाति वाली राजनीति देखने को मिलेगी? देखो, मेरे को लगता है कि जिस तरह का फैशन हो गया, मुफ्त वाली जो रेवड़ी हैं, जिसको आप कहते हैं फ्रीबीज हैं या इंसेंटिव्स हैं, मेरे को लगता है वो यात्रा अभी ज़्यादा बढ़ेगी। राम का भी सवाल उठेगा, क्योंकि 22 जनवरी जैसे ही उद्घाटन होगा वहाँ, उसके बाद सारे देश के अंदर रामवाणी होगी, सब कुछ होगा, परंतु अवसर साउथ में ज़्यादा होने वाला नहीं है। और इतना इशू चल रहा है पिछले 10 सालों से कि उसका कितना मार्जिनल इन्फ्लुएंस हो सकता है, परंतु ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यूपी में तो पहले मैक्सिमम सीटें हैं, 5-4 और बढ़ जाएंगी बीजेपी के अंदर। मेरे को लगता है मुफ्त वाली यात्रा जो है वो ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पास साधन हैं, केंद्रीय सरकार उनके पास है, 1,75,000 करोड़ हर महीने आ जाता है उनके पास जीएसटी के मुकाबले में, तो धन की कमी नहीं है। तो फ्री बीज की यात्रा बढ़ती रहेगी, उसी के ऊपर चुनाव हुआ करेगा। जी, मैं एक छोटा सा रिएक्शन शिव आपसे लेना चाहता हूं। शिव, क्योंकि इसको 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो जिन 25,000 लोगों से आपने बात की है, उन्होंने क्या कभी लोकसभा चुनाव को लेकर आपको कोई रिएक्शन दिया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस को लेकर कोई रिएक्शन दिया आपको कि ये 2024 के इलेक्शन से पहले इस इलेक्शन को वो कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, मैं इस वाले इलेक्शन में ज़्यादा टिप्पणी नहीं दूंगा, लेकिन मैं कर्नाटका के बारे में बता सकता हूं, जो शायद और स्टेट्स में भी फॉलो हो, कि जब हमने ये सवाल पूछा था कि आप किसको वोट देंगे नेशनल इलेक्शन में, तो उनका बीजेपी की तरफ ज़्यादा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ज़्यादा विश्वास दिख रहा था। और जहाँ तक आप इन रिजल्ट्स की भी बात करें, तो आप फिर से याद करें कि 2018 में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स कांग्रेस के पास गए थे, तेलंगाना को छोड़ के। अब उस टाइम पे भी 2019 में बीजेपी ने अपनी सीट बढ़ाई थी, और इन स्टेट्स में राजस्थान स्पेशली जब आप जीत चुके थे, उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये स्टेट इलेक्शन 2024 का कोई एक डायरेक्शन दे रहे हैं। ये एक स्टेट लोकल लेवल पे है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट आजकल इलेक्शन में अब लोकल और नेशनल अलग चॉइस दे रहे हैं ज़्यादातर। और ये भी मुझे लगता है नेशनली भी चॉइस इससे डिफर करेगी। राजेश जी, आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जिस पर बीजेपी को जरूर सोचना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है हर चुनाव अलग होता है, आप सब लोग जानते हैं। 2014 का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा गया, 2019 का अलग मुद्दों पर लड़ा गया, और 2024 का जो इलेक्शन है उस वक्त इमीडिएट क्या इशू होगा वो अभी तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो काम करने का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट एक होता है जो पूरा खेल बदल देता है, और वो हम इसको जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को सतर्क इस बात से रहना चाहिए, जो सवाल आपने पूछा, उनको जो स्ट्रेटेजिस्ट है उनको सतर्क इस बात से रहना चाहिए कि एक फटीग एलिमेंट, थकावट का एलिमेंट जो है वो आता है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उनके लीडर नरेंद्र मोदी हो, सबके लिए आता है। और ऑर्गेनाइजर ने पिछले चुनावों में ये कह दिया था कि कर्नाटक के चुनावों के बाद उसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी के पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए, कुछ और। सर, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। हो गई बात मेरी पूरी। ठीक है प्रभु जी, समय बिल्कुल कम है, एक छोटी सी टिप्पणी, क्या इन एग्जिट पोल के नंबर्स में 2024 का कोई मैसेज आप देखते हैं? एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि इसके अंदर कोई ठीक कहा कि इसका परिवर्तन कोई ज़्यादा नहीं होना है, परंतु कांग्रेस एक कॉन्फिडेंट पार्टी होकर के निकलेगी। जो डिफेंसिव अभी तक थी वो नहीं रहेगी, एग्रेसिव आ जाएगी। उसकी बार्गेनिंग पावर इंडिया के अंदर बढ़ेगी 2024 के लिए। इसका इतना ही महत्व है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है।